नमस्कार दोस्तों। आइए हम लोग एक प्रमुख सब्जेक्ट जो कि है प्राचीन भारत। तो प्राचीन भारत के संदर्भ में हम लोग चर्चा करते हैं। क्या प्रमुख शुरुआत करते हैं। एक पुस्तक है रामचरण शर्मा जी का, और उस पुस्तक के संदर्भ में ओल्ड एनसीईआरटी और एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी से संबंधित जो भी पाठ्यक्रम है शुरू करते हैं। तो प्राचीन भारत का शुरुआत जो है, अगर हम लोग शुरुआत करते हैं प्राचीन भारत का, तो सबसे पहले तो हम लोग प्राचीन भारत का विभाजन देखेंगे। ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग प्राचीन भारत का विभाजन पे बात करेंगे। ठीक है। प्राचीन भारत के इतिहास का विभाजन। ठीक है। अगर विभाजन की बात किया जाए तो प्राचीन भारत के इतिहास को 3 प्रकार से विभाजित किया गया है। शुरुआत में आप देखेंगे प्रागैतिहासिक काल, फिर आद्य ऐतिहासिक काल, फिर देखेंगे ऐतिहासिक काल। ठीक है। सबसे पहला है प्रागैतिहासिक काल। ठीक है। उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल, उसके बाद ऐतिहासिक काल। ये जो प्रागैतिहासिक काल है, इसके अंतर्गत लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ठीक है। जबकि पुरातात्विक, पुरातात्विक का मतलब जो खुदाई करके मिला है, ठीक है, जो भी साक्ष्य हैं, अभिलेख हो, सिक्के हों, है ना, वहाँ पे कुछ जो भी धातु के समान हो, ठीक है, तो ऐसे साक्ष्य मिले हैं। पुरातात्विक साक्ष्य है लेकिन लिखित साक्ष्य नहीं है। आद्य ऐतिहासिक काल में, आद्य ऐतिहासिक काल में क्या होता है कि इस काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध तो है लेकिन अभी पढ़ा नहीं गया है। ठीक है। अभी पढ़ा नहीं गया है, लेकिन कुछ लिपियों जैसे वैदिक काल का, ऐसे लिपियों को पढ़ा जा चुका है। इसी प्रकार ऐतिहासिक काल देखेंगे, इस काल का पुरातात्विक और लिखित साहित्यिक दोनों साक्ष्य उपलब्ध है और इसे पढ़ा भी गया है। और जैसे आप तमाम प्रकार के विदेशी विवरण देखेंगे, ठीक है, तो इस प्रकार ऐतिहासिक काल में लिखित या साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों साक्ष्य उपलब्ध हैं, लेकिन जो प्रागैतिहासिक काल है उसमें नहीं उपलब्ध है। ठीक है। आद्य ऐतिहासिक काल में उपलब्ध भी है तो पढ़ा नहीं गया है। तो आइए थोड़ा सा चर्चा करते हैं। जैसा कि आपको हमने बताया प्रागैतिहासिक काल के बारे में, फिर हमने बताया आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। ठीक है। प्रागैतिहासिक काल में आप देखेंगे कि पाषाण कालीन सभ्यता को रखा जाता है। ठीक है। पाषाण, पाषाण कालीन सभ्यता को रखा जाता है। ठीक है। इसी प्रकार आप देखेंगे आद्य ऐतिहासिक काल में तो सिंधु घाटी सभ्यता को रखा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है। ऐतिहासिक काल में आप देखेंगे तो लगभग 6ठी शताब्दी के बाद जो है, क्योंकि विदेशी विवरण मिले हैं, तो 6ठी शताब्दी के बाद जो भी इतिहास आप देखेंगे, ठीक है, जनपद का उदय, ठीक है, मगध का उदय, ठीक है, तो इस प्रकार जो है, यह जो है ऐतिहासिक काल है। प्रागैतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है।
एक तो है पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल। ठीक है, एक है आपका पूरा पाषाण काल, फिर आपका मध्य पाषाण काल, फिर आपका नव पाषाण काल। ठीक है, अगर पूरा पाषाण काल की बात करें तो आप देखेंगे कि पृथ्वी का इतिहास जो है लगभग 400 करोड़ वर्षों से पूर्व माना जाता है, बहुत ही पुराना। ठीक है, और पृथ्वी अपने विकास के दौरान कई अवस्थाओं से गुजरी है, ऐसा माना जाता है कि 4 अवस्थाओं से, जिसमें जो चौथी अवस्था है क्वाटरनरी कहलाती है। और क्वाटरनरी को भी आप जानते हैं कि प्लीस्टोसीन और होलोसीन काल में भी बांटा गया है। ठीक है, अगर मानव धरती पर कब आया तो अगर बात की जाए तो प्लीस्टोसीन काल में मानव धरती पर ऐसा माना जाता है कि पैदा हुआ। ठीक है, और इसी समय गाय, बैल, घोड़े भी उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, अगर मानव के प्राचीनतम अस्तित्व का संकेत अगर हमें मिलता है तो पत्थरों औजारों से जो एक मिला है, उसी से हम ऐसा अनुमान लगाते हैं। तो इस प्रकार अगर बात किया जाए तो जो सभ्यता है पाषाण युगीन सभ्यता, जो प्रागैतिहासिक काल में हम रखते हैं, तो वो जो सभ्यता है उसका विकास प्लीस्टोसीन काल में ही हुआ। ठीक है, और मानव अवशेष आप जानते हैं कि सर्वप्रथम अफ्रीका से ही आपको मिला है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, इस प्रकार पूरा पाषाण काल के अवशेष आपको देखेंगे तो सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी एवं भोपाल के पास भीमबेटका नामक चित्रित शैलाश्रयों से भी प्राप्त हुआ है। पूरा पाषाण काल का जो एक अवशेष है, सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी। ठीक है, और मध्य प्रदेश की भोपाल के पास भीमबेटका नामक शिलाश्रयों से भी प्राप्त हुआ है। उसके साथ साथ पूरा पाषाण काल के औजार जैसे नागपुर, छोटा नागपुर के पत्थर वाले क्षेत्र में भी मिले हैं, वहां पत्थर के औजार वगैरह। कुछ प्रमुख उपकरण भी जैसे चॉपर वगैरह पूरा पाषाण काल में पाए जाते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा और आपको हम जानकारी दे देते हैं। पूरा पाषाण काल के बारे में तो देखिए, पूरा पाषाण काल, इसकी विशेषताओं के बारे में यदि देखा जाए तो शिकारी एवं खाद्य संग्राहक के रूप में लोग थे। मानव जीवन की अगर बात किया जाए तो शिकारी एवं खाद्य संग्राहक के रूप में ये लोग थे। ठीक है, पशुपालन, कृषि एवं अग्नि के ज्ञान का अभाव था तब पूरा पाषाण काल में। ठीक है, और इस प्रकार है, तो ये विशेषता है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, हम लोग बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। अगर बात किया जाए तो मध्य पाषाण काल, इस काल के लोग आखेट एवं पशुपालन, पूरा पाषाण काल के लोग खाद्य संग्राहक थे, खाद्य को इकट्ठा कर रहे थे, खाने का भोजन वगैरह। इसमें आखेट एवं पशुपालन यानी पशु से संबंधित पालन वगैरह भी करते थे। इसकी सामाजिक संरचना से संबंधित थे। इस काल में भी पत्थर के पतले और छोटे औजार मिले हैं मध्य पाषाण काल में, क्योंकि ये पाषाण युग ही है। ठीक है, पाषाण युगीन सभ्यता ही है। ठीक है, आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में आदमगढ़ एवं राजस्थान की बागोर से प्राचीनतम पशुपालन के भी साक्ष्य मिले हैं। मध्य पाषाण युग का एक साक्ष्य है। इसी के साथ साथ आप देखेंगे एक युग है पाषाण युग का, नौ पाषाण युग। तो नौ पाषाण युग में आप देखते हैं कि लोग खाद्य संग्राहक और आखेटक से खाद्य उत्पादक तक बन गए। ठीक है, धीरे धीरे
क्योंकि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में मेहरगढ़ से ऐसा साक्ष्य मिला है, ठीक है, कि लोग खाद्य उत्पादक के रूप में भी कार्य करने लगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अभी हम पाषाण युग की बेसिक बातों को चर्चा कर रहे हैं। एक बार इंपॉर्टेंट बातें आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, जो बेहद इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से। देखिए, मध्य पाषाण काल में हमने बताया कि ये लोग शिकारी प्रवृत्ति के खाद्य संग्राहक थे। हमने बताया पशुपालन का साक्ष्य आदमगढ़ मध्य प्रदेश से मिला है। फिर हमने आपको बताया कि बागौर राजस्थान से भी पशुपालन का साक्ष्य मिला है, ठीक है। फिर अपने आपको बताया अस्थि निर्मित सराय नाहर राय से उपकरण महदहा से मिला है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद हम लोग बात कर रहे थे कि नवपाषाण काल में, तो नवपाषाण काल में खाद्यान्नों का सर्वप्रथम उत्पादन आग का प्रयोग हुआ है, ठीक है। नवपाषाण काल में खाद्यान्नों का सर्वप्रथम उत्पादन और आग का प्रयोग हुआ है, ठीक है। लहुरा देव से आप देखेंगे चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, जो कि भारत में ही है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि मेहरगढ़ से गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है पाकिस्तान में। गुफकराल से कृषि एवं पशुपालन का साक्ष्य मिला है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है। इस प्रकार जो है आप जान रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट बात है। अब हम लोग आइए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर चर्चा करते हैं, क्या इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग बात करते हैं वैदिक युग के बारे में, और खास करके हम लोग आर्यों के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। वैदिक युग और कैसे आर्यों का आगमन हुआ, ठीक है। तो हम लोग का टॉपिक है आर्यों के आगमन से संबंधित और वैदिक युग। वैदिक युग, क्योंकि आपको पता है कि जो आर्य थे एक श्रेष्ठ वंश से संबंधित थे, क्योंकि आर्य का अर्थ ही होता है श्रेष्ठ। आप जानते हैं कि आल्प्स पर्वत के जो पूर्वी क्षेत्र है, जो यूरेशिया कहलाता है, वहाँ से खास करके मध्य एशिया में ही पड़ता है ये, वहाँ से चलकर ये लोग भारत की ओर आए आर्य। क्योंकि यह बात आनुवांशिक तौर पर सिद्ध होता है, ठीक है। और प्रमुख जैसे, ठीक है, इनकी जो भाषा थी हिंद यूरोपीय भाषा में मिलता भी है समान रूप से, ठीक है। और इसके साथ साथ आप जानते हैं कि आर्य लोग जो है नदियों से, यहाँ के वनों से भी परिचित थे, ठीक है। और इनका जो एक व्यवसाय था, हालांकि लोग कबीलाई पद्धति सामाजिक जीवन के आधार पर एक कबीला बना के, जन बना के, एक समूह बना के रहते थे, ठीक है। और इनका जो व्यवसाय था वो पशुचारण एवं कृषि। पशुचारण तो मुख्य व्यवसाय था, कृषि प्रमुख रूप से गौण था, लेकिन व्यवसाय था। और आप ये भी जानते हैं कि ये लोग थोड़ा सा युद्ध के संदर्भ में आर्यों के जीवन में घोड़े का बहुत ही महत्व है, ठीक है। क्योंकि पहली बार यूराल पर्वत के क्षेत्र में ही पालतू घोड़ा लाए गए हैं और प्रयोग किए गए हैं, ठीक है। ये महत्वपूर्ण बात है। अगर बात किया जाए तो भारत में
आर्यों से संबंधित जो जानकारी है, ठीक है, वो ऋग्वेद से मिलता है। भारत का प्राचीनतम वेद ऋग्वेद, और ऋग्वेद में हिंदी यूरोपीय भाषाओं का सबसे पुराना ग्रंथ भी माना जाता है, क्योंकि इस वेद में आर्य शब्द का लगभग 36 बार उल्लेख किया गया है। और इसमें आप जानते हैं ऋग्वेद में 10 मंडल है, इसमें 2 से लेकर 7 तक प्राचीन है, अन्य मंडल बाद में जोड़ा गया है। और ऋग्वेद की अनेक जो है बातें जो उसमें ऋग्वेद में लिखा गया है, वो ईरान की एक ग्रंथ है अवेस्ता ग्रंथ से मिलता है, ठीक है, ये भी एक प्राचीनतम ग्रंथ है। हिंद यूरोपीय भाषा का सबसे पुराना अगर नमूना कहीं मिलता है तो इराक है, इराक के अभिलेखों में मिला है, ठीक है। और बाद में एनातोलिया यानी तुर्की में भी हिंद यूरोपीय भाषा के नमूने मिले हैं। ये फैक्चुअल डेटा है जो बेहद इंपॉर्टेंट है। एक बात इंपॉर्टेंट है कि इस काल का अगर तिथि के बारे में बात किया जाए तो तिथि का निर्माण करना एक विवादास्पद विषय है, ठीक है, आर्यों के बारे में या ऋग्वेद के बारे में, ठीक है। चूंकि इस काल के लोगों के बारे में सटीक जानकारी लगाना, ठीक है, प्राप्त करना बहुत मुश्किल कहानी थी, परंतु ऋग्वेद ही एकमात्र साहित्यिक स्रोत है जो इस काल के लोगों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है। ये महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। अगर विशेषताओं की चर्चा किया जाए ऋग्वैदिक युग की, क्योंकि देखिए जब वैदिक युग की बात करेंगे, आर्यों के बाद वैदिक युग का ही एक कालखंड है जिसे 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो होगा आपका ऋग्वैदिक युग और एक होगा आपका उत्तर वैदिक युग। ये वैदिक काल के ही अंतर्गत आते हैं। तो अभी हम ऋग्वैदिक युग के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। विशेषताएं अगर देखा जाए तो सिंधु सभ्यता के विपरीत जो है वैदिक सभ्यता के लोग मूलतः ग्रामीण परिवेश में रहते थे, और जैसा कि आपको हमने बताया कि इनका जो आरंभिक जीवन था वो पशु चारण से संबंधित था। और कृषि देखिए एक विषय था, लेकिन ये विषय गौण के रूप में था, मतलब इसकी मात्रा कार्य प्रणाली कम था। और ऋग्वेद में ऐसा बताया गया है। एक बात और इम्पोर्टेंट है कि भरत वंश के राजा से युद्ध हुआ और संभवतः इस देश के ये लोग, ठीक है, जो युद्ध हुआ कुछ लोगों से, वो यहाँ के निवासी थे और आर्यों के राजा ने इनको पराजित भी किया, ठीक है। तो पराजित करने के बाद ये लोग त्रसदस्यु कहलाए, क्योंकि जो यहाँ के मूल निवासी थे उन्हें दस्यु कहा जाता था, और ये लोग जो है त्रदस्यु के रूप में कहलाए हैं। और आप जानते हैं युद्ध के रूप में, आप जानते हैं कि ऋग्वेद में ही बताया गया है कि ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? दुर्गों को तोड़ने वाला। अगर आर्यों की जीत का कारण आप जानते हैं कि अश्वचालित रथ था, तो ऐसे युद्ध से संबंधित बात रखी गई है ऋग्वेद में। इंद्र को पुरंदर कहा गया है, और तमाम सारी सूक्त जो है आप देखेंगे इंद्र से संबंधित, अग्नि से संबंधित, अन्य देवताओं के संदर्भ में बातें बताई गई है। आपको हमने बताया कि यार लोग कबीले के रूप में कबीलाई व्यवस्था के आधार पर रहते थे, एक समुदाय में, जिन्हें हम लोग पंचजन के रूप में जानते थे, ठीक है। और इस प्रकार जो है इनका युद्ध भी हुआ है। आप देखेंगे कि जो मैंने भरत की बात किया है, 10 राजाओं के साथ 10 राज्य का युद्ध हुआ था, जो कि परशुनी नदी जो है रावी नदी के किनारे हुआ था। तो ये सभी विशेषताएं हैं जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है आर्यों के बारे में। एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर्य हमेशा लड़ते थे और हमेशा लड़ाइयाँ हुई। इनके पीछे का जो कारण है ना, इनकी अधिकतर लड़ाइयाँ जो है हुई हैं, ठीक है, वह जो लड़ाइयाँ हैं इनकी,
वह गायों को लेकर हुई है, गाय। ठीक है। और देखेंगे कि ऋग्वेद में तांबे और कांसे के लिए आयस शब्द का जो धातु का प्रयोग हुआ है, आयस शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है। और भौतिक जीवन के संदर्भ में या सामाजिक जीवन के संदर्भ में आपको हमने बताया है कि जनजातीय व्यवस्था के रूप में आप देखेंगे। ठीक है। और आर्य के लोग जो है कटाई बुआई, ठीक है, कृषि के क्षेत्र में, और यहाँ के ऋतुओं के बारे में भी ये लोग परिचित थे। ठीक है। और प्रशासन तंत्र के बारे में हमने बताया कि आर्यों का प्रशासन तंत्र कबीले के रूप में चलता था। ठीक है। राजा का जो पद था वो आनुवांशिक था। राजा का जो पद था वो आनुवांशिक रूप से था। ठीक है। और कबीले की आम सभा समिति कहलाती थी। ठीक है। कबीले की जो आम सभा समितियां होती थी ना, उसे सभा समिति कहलाती थी। और ऐसे प्रमुख समितियां जो है आप देखेंगे कि ऋग्वेद में कबीले के आधार पर संगठनों का उल्लेख मिलता है, जैसे सभा समिति, विद्युत और गण प्रमुख है, विद्युत समिति और गण प्रमुख, ऐसे प्रमुख लोग हैं। ठीक है। एक बात यह है कि वैदिक काल में अगर बात किया जाए, ऋग्वैदिक काल में ही, तो स्त्रियां भी सभा और समिति जैसे जो समितियां था, ऐसे इसमें भाग भी लेती थी, अनुमति था। ठीक है। इसके साथ साथ आप जानते हैं कि चरागाह या बड़े जनों का जो प्रधान होते थे उसे हम लोग वज्रपति कहते थे, और परिवारजनों के प्रधान को हम लोग कुलपा कहते थे सामाजिक जीवन के संदर्भ में, और लड़ाकू दल के प्रधान को ग्रामीण कहलाता था। ठीक है। और ऐसा कोई भी विशेषता नहीं मिला था ऋग्वैदिक काल में कि राजा नियमित सेना रखता था कि नहीं रखता था, ऐसी कोई विशेषताएं नहीं मिला है। ठीक है। और जो कबीला एवं परिवार था, एक सामाजिक संगठन था, वो गोत्र एवं जनमूलक संबंध पर आधारित रहा। राजाओं का नाम का उल्लेख तो नहीं मिलता है। ठीक है। लेकिन लोगों की जो आस्था है अपने कबीले के प्रति और जन के प्रति था, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है। जैसा कि आपको हमने बताया कि स्त्रियां सभा में भाग ले सकती थी, अपने पति के साथ यज्ञ में आहुति भी दे सकती थी, ये बात हमने बताया। ऋग्वेद में बहुपति प्रथा के भी संकेत मिले हैं। देखिए, हमें जो भी जानकारी मिला है ना वैदिक काल के, ऋग्वैदिक काल युग का, वो हमें ऋग्वेद से ही मिला है। ठीक है। तो बहुपति प्रथा के भी संकेत मिले हैं। सामाजिक वर्गीकरण में आपको हमने बताया ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था, लेकिन महिलाओं को भी वही सम्मान प्राप्त था, क्योंकि परिवार, ठीक है, की सबसे छोटी इकाई कुलप, ठीक है, कुलप था। कुलप, परिवार की सबसे छोटी इकाई कुलप था, जिसका मुखिया पिता होता है, जिसे कुलपा कहा जाता है। ठीक है। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के भी चिन्ह दिखाई देते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वणित पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति का भी वर्णन किया गया है। ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा का भी वर्णन है, लेकिन प्राचीन यूनान या रोम की भांति नहीं था। दास प्रथा का तो वर्णन है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है। कुछ प्रमुख देवताओं के बारे में भी ऋग्वेद में वर्णन किया गया, जैसा कि जो कि आपको हमने बताया। आकाश के देवता, सूर्य के देवता, सूर्य, आकाश के देवता सूर्य, वरुण, मित्र, भूषण, विष्णु, आदित्य आदि थे। अंतरिक्ष के देवता आप देखेंगे इंद्र, ठीक है, जिन्हें पुरंदर कहा गया है, मारुति, रुद्रा, प्रजापति। पृथ्वी के देवता अग्नि, सम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती आदि थे। ठीक है। सरस्वती को आपने देखा नदी तमा, देवी तमा, माते तमा कहा गया है। ठीक है। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता है, जो कि आपको हमने बताया है। और ऋग्वेद के 250 सूक्त इंद्र को समर्पित है। इंद्र को आर्यों का
प्रमुख युद्ध नेता, वर्षा, आंधी तूफान का देवता माना जाता था इंद्र को। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। दूसरे महत्वपूर्ण देवता अग्नि थे, जिन्हें 200 सूक्त समर्पित है। अग्नि का कार्य मनुष्य एवं देवताओं के बीच आहुति आप देते हैं ना, तो फिर एक संपर्क बना रहता है। सरस्वती जिन्हें नदी तमा, देवी तमा, माते तमा के रूप में जाना जाता था। तो बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक प्राचीन भारत का एक कहानियों के माध्यम से आपको हमने समझाने का प्रयास किया। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में, फिर वैदिक काल के संदर्भ में। इससे आगे पढ़ते हैं। जय हिंद।